भाई जब तक ये दो चार इकट्ठे होंगे तब तक तुम अपनी बात पूछ लेना, कह देना। उज्जवल भैया अभी एक और सुनता हूँ तुम्हारी बात, फिर नया पेज लगा दूँ इस पे। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड। सर मैंने आपको एक थोड़ा प्राइवेटली मैसेज किया था, उसके सवाल था सर मैथ का। भैया उसमें लगेगा टाइम, है ना? वो मैथ्स का सवाल देख के मेरे को डर लग गया, इसलिए मैंने दिया नहीं और तारिशी को देना भूल गया। कल तारिशी को दे दूंगा, वो करके भेज देगी तुम्हें, ठीक है ना? थैंक यू सर। लेकिन फिजिक्स का नहीं था, इसलिए फिर मैं ध्यान ही नहीं दिया, सीधी बात बताऊँ तो। बट तारिशी को दे दूंगा, वो कर देगी तुम्हें, है ना? थैंक यू सर। तुम भाई बुक के जब तक ये इकट्ठे हो तो बुक के मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, और जिनके पास बुक नहीं है प्लीज एक मैसेज भेज देना, या मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगा एक्सरसाइज। और कल टेस्ट नहीं है, लेकिन कल टेस्ट पेपर जरूर चेक कर दूंगा तुम्हारे बचे हुए टाइम में। तुम्हारी टेस्ट बनाने का जो टाइम बचेगा, टेस्ट ना होने का कारण ये है कि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। एक एक चैप्टर का तो टेस्ट दूंगा, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए कल टेस्ट नहीं है। अभी मैं तुम्हारे लिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारी बुक का, और यदि बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन करूंगा तब तक वो इकट्ठे हो जाएंगे बाकी। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया हुआ है, वेक्टर ए इज गिवन 3i + 2j। ये तो वेक्टर ए की वैल्यू है। वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है न्यूमेरिकल्स का। वेक्टर बी इज गिवन i - 2j n + 3k। ये तो क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है, डायरेक्शन वगैरह, कैप लगा देना वहां पे एग्जाम में सब में एक साथ। अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ता हूँ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। तो a + b निकाल लो, ये तुम ही सॉल्व करोगे वैसे। a + b निकाल लो फटाफट, कितना आएगा। और प्लस में क्या होता है, सिंपल अलजेब्रा लगाते हैं, जैसे x में x जोड़ते थे, y में y जोड़ते थे, वैसे ही कर दो, फटाफट कर दो। और फिर उसके बाद मॉडुलस निकाल देना। तो यदि हम सिंपल काम करें कि x में x जोड़ेंगे, y में y, ठीक, और z में z, तो क्या आएगा देखो, i यहाँ पे यहाँ है ही नहीं, तो सिर्फ i आ जाएगा। फिर इसमें आ जाओ, ये प्लस का 3j माइनस का 2j। तुम ये ध्यान करो, क्या बचपन में सीख के आए हो नहीं आए हो, सारी चीज इस पर रखी है। तुम क्या लिखते, 3x - 2x को क्या लिखते, x लिखते, वही काम यहाँ करना है। ठीक, यदि मान लो तुमसे कोई कहता कि 4y है, इसमें -y कर दो, तो तुम आंसर तुरंत बता देते 3y होगा। वही काम यहाँ होना है, लेकिन एक जैसे में तो घटाओगे, ये थोड़ा i में से j घटा दोगे या किसी और को किसी में से घटा दोगे। ये करेक्शन करता हूँ अभी एक मिनट। 3i + 2j, ठीक है भाई, ये i - 2j + 3k बिल्कुल ठीक लिखा है। चलो, तो ये तो हो गया। अब ये माइनस का 2j प्लस का 2j तो कट गए, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे सोचो, -2z प्लस का और 2z माइनस का कितना आता, 0 आता, तो वही काम यहाँ हो गया। तो बिल्कुल प्योर अलजेब्रा की तरह वर्क करते हैं। अब इसमें 3k, इसमें है ही नहीं, तो +3k। ये a + b हो गया। एक बार चेक कर लेना सही लिखा नहीं लिखा, शायद गलत लिखा है, 4 रह गया लिखने से। नहीं, एक मिनट रुको,
कहाँ गड़बड़ है, हाँ 4 रह गया यहाँ लिखने से। देखो ये 3i और ये i मिला के 4i होगा, बीच में कोई आ गया तो इसलिए 4 लिखने से रह गया, और ये 3k होगा। अब मॉडुलस क्या होता है, अंडरवुड का साइन, पहले i के आगे जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो तो 4 स्क्वायर, फिर प्लस, हमेशा चाहे माइनस हो तब भी प्लस ही आएगा, 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा अंडरवुड ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज 5 आंसर आ गया। अब ईमानदारी से नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर दो, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे जैसे पीछे दिए हुए न्यूमेरिकल में, और मेरे को लगता है आसानी से हो गया होगा तुम्हारा। अब ये करना है तुम्हें, a माइनस बी खुद से निकालो, माइनस में क्या करना, ब्रैकेट लगा के लिख लेना, ठीक कर दो फटाफट, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और आंसर भी लिख देना कितना आ रहा है। ये नीचे वाला पार्ट समझाने के लिए तो इसको हटा देता हूँ। ठीक, और जिनको समझ में नहीं आया था वो एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इसमें सारी डायरेक्शन ऑलरेडी इन्वॉल्व होती हैं, आई जे के लिखने का मतलब ही डायरेक्शन आ गई इसमें। हम हमेशा जब यदि प्लस करने को कह रहा है ए प्लस बी, तो सिंपल ए और बी को ऐड करना है, तो ये 3i था, ये i था, 3i प्लस i 4i हो गया, फिर ये प्लस का 2j माइनस का 2j, ये दोनों कट गए, और ये प्लस का 3k और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ऐड करोगे तो प्लस का 3k आ जाएगा। कभी भी हमें जब मॉडुलस निकालना होता है मैग्नीट्यूड, तो हम अंडरवुड कर देते हैं, किसका, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, अब ये लिखना है तुम्हें, a माइनस बी का मॉडुलस कितना आएगा वो लिख के बताना है, आंसर आया तो लिख देना बेटे। इन लोगों ने लिखा है 2i प्लस 4j माइनस 3k, और आंसर लिखा है अंडरवुड 29, शायद दोनों ही बात सही है। चलो गुड, आदित्य भैया बिल्कुल सही है। जिनको थोड़ा कम समझ में आया वो एक बार फिर सुन लो। जब हम माइनस करेंगे तो ऐसे लिख लेना 3i प्लस 2j, फिर ब्रैकेट लगा लो और यहाँ माइनस का साइन लगा लो, वो कितना है, ब्रैकेट शुरू, i माइनस 2j प्लस 3k, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3i और ये माइनस i हो जाएगा तो 2i बचेगा, फिर 2j, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 4j हो जाएगा, और प्लस का और ये माइनस तो माइनस बचेगा कितना, 3k, ये आ गया। अब मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालने का तरीका होता है अंडरवुड ऑफ i के आगे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस, चाहे माइनस हो तो भी प्लस आता है, माइनस हो या प्लस हो प्लस ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस या माइनस है तब भी प्लस ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9, अंडरवुड 29 इज द आंसर, ये आंसर हो गया। बोल दो जल्द भैया, क्या कह रहे हो। सर मैं ये कह रहा था, आप सर कल कह रहे थे आप कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। अब वो आज बताता हूँ। यस सर। चलो, ये बच्चे ने याद दिला दिया, ये क्वेश्चन करा दिया है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं इसलिए शुरू में करा दिया था, फिर बाद में सारी वर्कशीट कराऊंगा, और आज कोई एक जना मैसेज भेज देना तो ये ग्रुप पे भी डाल दूंगा सारे क्वेश्चन, इनमें से तुम्हारे 21 तक के हो जाएंगे, है ना, आज की थ्योरी से 21 तक के खत्म हो जाएंगे, फिर बची हुई थ्योरी मंडे को होगी। कल बैच नहीं है, कल तुम्हारे पेपर चेक कर दूंगा तुम्हें बैच के टाइम में, बल्कि ज़्यादा टाइम खर्च होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है जो इस बच्चे ने पूछा, कंपोनेंट क्या होते हैं, कुछ नहीं, कोई भी एक ऐसे मान लो वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, इसके हम 2 टुकड़े करना चाहते हैं, है ना, तो एक टुकड़ा मान लो इधर है इसका ऐसे, और एक टुकड़ा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं कंपोनेंट, 2 टुकड़े करना, इसको तोड़ना है किसको, वेक्टर ए को, तो जितना ये होगा उतना ही ये सामने आएगा, तो यहां से यहां तक का वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिला के आ गया, मतलब ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। एक बार डायग्राम रेक्टेंगल की फॉर्म में भी बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे हमने क्या किया, ये है, और ये वेक्टर दिया होता वेक्टर ए,
हम इसके दो टुकड़े करना चाह रहे हैं, कंपोनेंट करना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस तो ये होती है इधर, है ना, इसके अलोंग मान लो ये वेक्टर आ गया, और यहां से शुरू करके ये वेक्टर हो गया। तो देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिला के आ गया, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो एक कंपोनेंट तो वेक्टर का इस डायरेक्शन में आ गया अलोंग वाई एक्सिस, और एक कंपोनेंट हमने ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस। इनकी वैल्यू पता करनी है कितनी कितनी होगी, तो बहुत आसान बात है। यदि मान लो ये एंगल थीटा बनाता है वेक्टर एक किसी वेक्टर के साथ, ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो जिसकी प्रॉब्लम थी वो खुद ही सॉल्व कर देगा। ये ए दिया है, ठीक है, और मान लो इसको हम एक्स बोल दें, इसको वाई बोल दें, क्योंकि हमारे यहाँ कई बच्चा लिए क्या, चलो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो बता पाएगा कि ये बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, आंसर आएगा कॉस में आते हैं। तो ऐसे लिख देना एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कहने को मैं कर चुका हूँ, बस नाम नहीं बोला था उस दिन में इसका, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ये काम मैं कर चुका हूँ, डेरिवेशन जब कर रहे थे तब सिखाया था, बट नाम बोलना भूल गया था, वो अब लिख लेना। फिर इस पे आ जाओ, वाई अपॉन ए क्या होगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा। तो y कितना आ गया, ए साइन थीटा, तो इसको तो बोलते हैं ए साइन थीटा, और ये होता है ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर होते हैं, ए कॉस थीटा ये हो गया, ए साइन थीटा ये हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो वेक्टर ये आ जाएगा। ओजस भैया यदि समझ में नहीं आया तो फिर हाथ उठा दो। सर बस एक डाउट और था सर, आपने वो मतलब पढ़ाया नहीं है, पर सर रेजोनेंस में सर हमको ये बात पूछी थी सर कि जो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो इक्वेशन होती है उसको डेरिवेट करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक मतलब वेलोसिटी आती है एक्स कंपोनेंट में और एक वेलोसिटी आती है वाई कंपोनेंट की। वो तो नहीं पता, लेकिन मैं क्वेश्चन दिया है वर्कशीट में जो तुम कह रहे हो उसके, जो वर्कशीट दिए ना उसके क्वेश्चन दिए। इतनी गणित तो नहीं पता, लेकिन तुम खुद ही कर दोगे। तुम ये कहना चाह रहे हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये होती है। यस सर। क्वेश्चन तो वर्कशीट में दिए हैं मैंने, है ना, तो कराऊंगा भी जब वर्कशीट में दिए हैं, है ना। अब वो मान लो परपेंडिकुलर होगा तो एक वेक्टर ऐसे जुड़ जाएगा, मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके सर। वो वर्कशीट में दिए हैं, मेरे को पता है, वो कराऊंगा। इसमें Yes. भी दिए हैं तुम्हारी बुक में शायद, लेकिन वर्कशीट जो दी है दो उसमें है ये क्वेश्चन, यस तो यस। नंबर आ जाएगा अपने आप। थैंक यू सर। लेकिन वो जो तुम पूछ रहे हो वही होगा, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू इनिशियल, कब वो आएगा, कब ऐसे Yes, sir. कर दूंगा मैं, क्वेश्चन करूंगा। यस सर। थैंक यू सर। वर्कशीट के क्वेश्चन का नंबर मंडे को आएगा, शुरू के 5-7 मिनट जरूर खर्च करता हूँ क्वेश्चन करने में। तो ये तो कंपोनेंट खत्म हो गए। अब मैं तुम्हें जनरल बात बताता हूँ, इतनी गणित मत सीखना, है ना, इसमें घबराहट हो जाएगी। एक सिंपल बात याद रखना, वो ये है कि यदि मान लो कोई वेक्टर ए है, अब इसको याद कर लेना, मान लो ये वेक्टर ए है ऐसे, और इसके हम दो कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो जो एंगल के साथ वाला होता है, एंगल के साथ वाला, ये हमेशा, मान लो ये एफ है, तो ये हमेशा एफ कॉस थीटा आएगा ऑलवेज। भैया याद कर लेना, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। और जो एंगल के साथ वाला आएगा ये, और इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होगा हमेशा ऑलवेज। यही हमने वहां डराइव किया था, बट डेरिवेशन वेरिएशन में कहाँ पढ़ोगे, याद कर लेना। कोई भी वेक्टर ही एफ है, इसके दो टुकड़े करने हैं, मान लो एक टुकड़ा ये है जो थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये होगा एफ कॉस थीटा, और इधर होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। एक मैं लिख रहा हूँ, तुम खुद आंसर लिख देना क्या आएगा। मान लो ये वेक्टर ए है और इसका मैं एक टुकड़ा इधर करना है, ये एंगल है थीटा, तो बता दो ये कंपोनेंट कितना होगा। अपने मन में सोच लो, लिखना जाओ चैट बॉक्स में लिख दो कि ये कंपोनेंट कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ, थीटा को टी एच ई टी ए लिख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट लिखा हर्ष भैया तुमने, बिल्कुल सही है। ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। भाई ये रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, है ना। ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तक आज समझा दूंगा, तो फिर प्रॉब्लम करके मंडे को वर्कशीट के क्वेश्चन पूछ लोगे। उसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी है, इसलिए मिक्स है वो,
लिखो, हेडिंग डाल दो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और हम कुमार मित्तल को परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, है ना, और हम यहां तक पहुंच गए। आर्टिकल नंबर अब हमारा शुरू होने वाला है 16वां आर्टिकल है ना। और एनसीईआरटी की बुक में भी इसी तरह की चीजें सब। तो हेडिंग डाल दो और समझना शुरू करो। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था दो वेक्टर्स का, वो थोड़ा आसान होता है। क्रॉस प्रोडक्ट रादर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। लेकिन सीख जाओगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो दो वेक्टर दिए ए और बी, पहले हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला था, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, मान लो सी आ गया, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो लिख लो, ए क्रॉस बी। ये डेफिनेशन साइंटिस्टों ने दी है, कोई इफ बट करनी चलेगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस, देन मॉडुलस ऑफ बी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी ए की बी की, फिर आएगा साइन थीटा। तुम्हें ध्यान हो वहां हमने किया था मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा आ गया। लेकिन भाई ये जो चीज है ना, ये तो प्योर स्केलर है, वेक्टर की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसमें एक वेक्टर आएगा एन कैप, एन कैप, एन, और ये कैप, कैप का मतलब टोपी। बस ये एन कैप की वजह से डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया, बढ़ गया। पहली बात ये वेक्टर प्रोडक्ट है, एक बात ध्यान रखना, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें वेक्टर आ जाए। स्केलर प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई किया था स्केलर आ गया, केवल यही खत्म हो गया था। यहाँ लिख भी देता हूँ, है ना, ए डॉट बी में क्या हुआ था, ए डॉट बी, तो इसकी डेफिनेशन ये थी, मॉडुलस ए मॉडुलस बी एंड कॉस थीटा, और खेल खत्म। कोई वेक्टर था ही नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी, बड़े आराम से काम हो गया। यहाँ ये चिरानिया प्रोडक्ट आ गया, एन कैप। ये क्या होता है, अब एन कैप इज, लिखना चाहो लिख लेना, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर मैंने बना दिया ऐसे ए, ये ए है, और एक वेक्टर मैंने बना दिया बी, ये बी है। और हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी की, तो ए से बी की तरफ फिंगरों को फोल्ड करेंगे, ए से बी की तरफ फिंगर को फोल्ड कर देंगे, मोड़ लेंगे, और फोल्ड करने के बाद जो डायरेक्शन आएगी उसको हम देखेंगे अंगूठा किधर गया हमारा, है ना। अपनी कॉपी पे ए बी बना लो जैसे मैंने बनाया। अब कॉपी के ऊपर ऐसे अपना अंगूठा रख लो, सीधा आपका राइट हैंड। जब ऐसे उंगलियों को घुमाओ ए से बी की तरफ, तो अंगूठा तुम्हें पेपर के परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। करके देख लो, मैं भी देख लेता हूँ जिससे कि ऐसा नहीं तुम्हारे को कुछ और दिखाई दे। ए पहले बनाना, बी बाद में, और फिर ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए से बी इस तरह आ रहा है मेरा, बिल्कुल ये मैंने बना लिया। अब ए से बी फिंगर ऐसे मैंने फोल्ड कर ली ए से बी की तरफ, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है, तो अंगूठा ऊपर आ गया। और मान लो मुझसे कहा जाएगा बी क्रॉस ए, तो फिंगर बी से ए की तरफ घुमाऊंगा तो अंगूठा नीचे चले जाएगा, इसमें अंगूठा ऊपर जा रहा है। चेक करो, और नहीं तो हाथ उठा लो। मतलब हमने फिंगर को फोल्ड किया फ्रॉम ऐसे, अंगूठा राइट हैंड, ए से बी की तरफ फिंगर का फोल्ड रख लो, क्योंकि ए टू बी चाहिए हमें। जब फिंगर का फोल्ड ए टू बी रखोगे तो अंगूठा तुम्हारे पेपर के परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। यही वेक्टर जो होता है एन कैप कहलाता है। 2-3 बार में समझ में आ जाएगा अरेंज भाई, एक बार फिर अभी पूछ लेना, फिर हाथ उठाना दोबारा, एक और बार पूछना पड़ेगा। ये एन कैप हो गया, यूनिट वेक्टर। पूरा निकालेंगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। यूनिट वेक्टर इधर होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन बता दी एन कैप की। आनंद भी हाथ उठा लो, एक बार यहीं तक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे दोबारा शुरू करेंगे। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो।
सर ए पहले कैसे लिखना है, मतलब लेफ्ट देखो, साइड पे ए, ए राइट पहले साइड? वेक्टर बनाओ अपनी कॉपी पे ए, ये वेक्टर ए बना लो। हाँ सर बना लिया। अब वेक्टर बी बना लो, सर दोनों बना एक ही लिया। प्लेन में है। हाँ सर। अब हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी, तो अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमा लो, ऐसे हाथ रख लो, ए पे हाथ रखो ऐसे खड़ा, और हाँ फिर सर। फिंगर को ऐसे घुमा लो, तो तुम्हें ए से बी की तरफ डायरेक्शन मिल जाएगा, ए क्रॉस बी। अब हाँ अंगूठा सर। देखो पेपर के ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर आ रहा है सर। तो बस इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। टोटल वेक्टर भी इधर आ जाएगा, ए क्रॉस बी किधर होगा, इधर, यस सर। और इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट बात है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। बस तुम ये देखो, फिंगर ऐसे मोड़ के रख लो ए से बी की तरफ, फिर अंगूठा देख लो कहाँ जा रहा है, कॉपी के बाहर निकलता हुआ, तो डायरेक्शन, इसीलिए हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, है ना। एरिया जो वेक्टर है बहुत कंट्रोडक्टरी है, वेक्टर है या नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, आधे आधे में बटी हुई दुनिया मान लो, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं है। मैं है वालों के सपोर्टर में हूँ, है ना, तो बड़ा कन्फ्यूजन है एरिया द वेक्टर क्वांटिटी और नॉट। खैर, अभी तो ए क्रॉस भी ये इधर आ गया ऊपर की तरफ, ठीक। अब यदि मान लो मैं तुमसे कहूं कि डायग्राम ये का ये रहा, और हम बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, हमने कहा बी क्रॉस ए निकालो। अब तुम अपनी उंगलियों को मोड़ो बी से ए की तरफ, फिर देखो क्या अंगूठा नीचे की तरफ घुस रहा है, हाँ या ना में तय कर लो। मेरे ख्याल में घुस जाएगा। यदि मान लो तुमने बी से ए लिया, ये बी है, वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इज फ्रॉम बी टू ए, तो अंगूठे को रखोगे तो अब नीचे जाएगा, अंदर की तरफ घुसता हुआ। पहले कहा था ऊपर, अब कहा है नीचे, तो केवल डायरेक्शन बदल गई, इसीलिए नेगेटिव साइन आता है। तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस। तुमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों बराबर आ गए थे, बट यहां नहीं आ रहे। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा। ओजस भैया बोलो। सर ये जो आपने एन कैप का जो परपेंडिकुलर बनाया है, हाँ, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, मतलब? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस, अच्छा। मैग्नीट्यूड भी इधर ही आएगा। यस सर, ना, यस पूरा वेक्टर भी बना सकते हो, लेकिन यदि यूनिट वेक्टर बनाना है तो एन कैप ऐसे लिख देंगे, ये दोनों Yes, एक ही डायरेक्शन में होंगे, यस सर, यस। है ना। Thank you, sir. मैग्नीट्यूड किसका होगा, इसके बराबर, मतलब लेंथ तो ये कहलाएगी, ये तो कहलाती है लेंथ, यस सर, यस सर। और ये जो एन कैप होता है ये वो वेक्टर डायरेक्शन। कहाँ होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। यदि ए टू बी कर रहे हैं तो ऊपर, बी टू ए कर रहे हैं तो नीचे, इसीलिए Yes, sir. ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। एक बार और समझाऊंगा अगले पेज पे पूरा यही काम, फिर समझ में नहीं आया तो जरूर फोन कर लेना। आ जाए भैया, बोलो क्या समझा दो एक बार। सर जैसे स्केलर प्रोडक्ट में मतलब हमें डायरेक्शन नहीं पता चलता, एन कैप नहीं, स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता ही नहीं है। हाँ सर। सर फिर मतलब हम स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कब कब है, मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब हमें स्केलर की जरूरत है, कब क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत है? गुड क्वेश्चन, तुमसे ही पूछता हूँ, तुम ही आंसर दे दोगे, इसमें क्या है, तुमने बात शुरू की है, तुम ही आंसर देना है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, एक मिनट हो, जगह बना लूं पहले। डब्लू वर्क, बताओ कौन सा प्रोडक्ट आएगा इन दोनों के बीच में? सर डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो तुमने खुद ही बता दिया। सर नहीं, ये आपने बताया था इसलिए मैंने याद कर लिया तो बताया। भैया देखो, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, इसलिए स्केलर है। अब चलो एक बात और करता हूँ, तुम सीबीएसई के हो, एक दिक्कत ये भी है ना, आईसीएसई में तो बहुत पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ 10th आईसीएसई से कर लो, बट तुम तो शायद मेरे बैच में ही थे। हाँ सर, हाँ था, केमिस्ट्री नहीं, वाले में तो था। 10th वाले में नहीं थे, केमिस्ट्री में थे, केमिस्ट्री में तो हाँ। बहुत आता होगा। अब तुम इसकी बात करो, टॉर्क जो होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, टॉर्क का फॉर्मूला होगा आर क्रॉस एफ, है ना। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें कौन सी क्वांटिटी है उससे पता चल जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट आएगा वेक्टर आएगा। देखिए मतलब स्केलर जो- क्वांटिटी है तो स्केलर, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर, ये तो है। मतलब जो निकालना होता है हाँ, उससे वो कैसा है, वो कैसा है उससे पता कर लेते हैं जैसे कि। पावर है, पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आएगा। हाँ सर। ठीक है, लेकिन यदि मान लो हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, जो अभी नाम तुमने सुना नहीं है, एंगुलर मोमेंटम, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आएगा।
यस सर। ठीक है ना, ये होता है। यानी क्वांटिटी निकालने वाली स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर है तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे। ये अभी तो खैर बहरहाल मैं बची हुई चीजें समझाता हूँ एक बार, इस पूरे को दोबारा करता हूँ तुम्हारे लिए। अब किसी नहीं समझ में आया तो यार हाथ उठा ही लेना, ये बच्चे भी तो उठाते हैं, कौन सा कोई, मैं कुछ मना करता हूँ, हाथ उठा के पूछ लेना, इस बार समझने के हिसाब से तैयार हो जाना। हमने क्या कहा कि यदि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और जिस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया वो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन ऐसे करता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होगा, एक तो मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखना, ये क्या है मैग्नीट्यूड, चाहो तो लिख भी लो, ये मैग्नीट्यूड है। यदि वो तुमसे पूछे फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, कभी पूछ ले, तो इसका मैग्नीट्यूड तुम लिखोगे क्या होगा, मॉडुलस ए होगा मॉडुलस बी होगा एंड साइन थीटा होगा, ये मैग्नीट्यूड होता है। फिर जब ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये मैग्नीट्यूड आ गया तो डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन किससे पता चलती है, यूनिट वेक्टर से। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ एक यूनिट वेक्टर लगाया और उसका नाम रख दिया एन कैप, एन कैप, ये एन कैप क्या है, अ यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किया उसने, उसने कहा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए बी का कोई ना कोई तो प्लेन होगा, दो हैं तो दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने इस पेपर पे बना दिया ए बी, अब मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये प्लेन हो गया। अब मैं मान लो ए बी ले रहा हूँ, ए से बी, तो ऐसे लूंगा तो ये बाहर निकलता हुआ आएगा परपेंडिकुलर, तो वो तुम्हें मैंने पेपर पे इसीलिए बनवाया था। यदि वो कहता है ए क्रॉस बी निकालो तो फिंगर का फोल्ड के हिसाब से अंगूठा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस डायरेक्शन में होगा, और इधर एन कैप भी होगा यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये एन कैप की डेफिनेशन है। एन कैप क्या है, अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर में, ए एंड बी तुमने कागज पे बनाए तो कागज के परपेंडिकुलर में। अच्छा, अब यदि मान लो मैं उल्टा कर दूं, मैं कहूं बी क्रॉस ए निकाल रहा हूं, तो बी क्रॉस ए में बाकी सब कुछ वही रहेगा, मॉडुलस बी लिख दो, मॉडुलस ए लिख दो, साइन थीटा लिख दो, बदलेगा क्या, सिर्फ एक चीज, ये माइनस एन कैप आ जाएगा। ये क्यों आ गया, हमने ऊपर की डायरेक्शन को यदि प्लस लिया तो डेफिनेटली नीचे की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस होगी, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस होता है, तो नीचे की डायरेक्शन माइनस में आ गई। अब ये नीचे की डायरेक्शन कब आएगी, जब हम फिंगर को बी से ए की तरफ मोड़ के देख लें, अपने बनाए हुए पेपर पे ही देख लो, मेरे सामने भी वही पेपर रखा हुआ है। अब मैं बी से ए को फिंगर मोड़ूंगा तो अंगूठा नीचे घुस जाएगा, घुमा के देख लो, यदि तुम बी से ए फिंगर को फोल्ड कर रहे हो तो तुम्हारा अंगूठा घुसेगा अंदर, पेपर के अंदर घुसेगा नीचे की तरफ, यानी कि माइनस का साइन आ गया। पहले उज्जवल भैया से बात कर लेते हैं, बोलो उज्जवल भैया। सर ये जो एन है सर, ये वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर तब होगा जब ए से बी निकालेंगे। तो सर हम इसे के कैप लिख सकते हैं? नहीं, के कैप नहीं लिख सकते, क्यों सर? के तो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, फिक्स है, सर इसकी के गारंटी सर नहीं है वाई एक्सिस में हो, नहीं समझे भाई, वाई एक्सिस हो इसकी क्या गारंटी है, हम तो पेपर को कैसे भी घुमा देंगे, पेपर ऐसे रख गया, पेपर ऐसे रख गया, ऐसे रख गया, कैसे भी घुमाए, यस सर, तो इसलिए वाई एक्सिस हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम जे कैप या के कैप नहीं लिख सकते, ठीक है ओके ना? सर। इसीलिए नया नाम लग गया एन कैप, कहीं भी हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, जरूरी नहीं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है। हर्ष भैया बोलो, तुम भी बोल दो। सर अगर हमें जो है मतलब कि ये दे रखा है कि हमको मतलब कि ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट लगेगा या क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वो वो तो तो हमें पूछेगा, पता नहीं क्वेश्चन ना। में पूछेगा, वो कहेगा फाइंड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल देंगे। सर इतने डायरेक्टली आते हैं सवाल? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो पूछेगा ना, मान लो वेक्टर ए लिया वेक्टर बी लिया, वो कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल दोगे। ओके सर। अच्छा, एक और बात, क्वेश्चनों से पता चलेगा, जो मैंने क्वेश्चन कराया उससे पता चलेगा कब क्या यूज होना है।
जैसे मान लो हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम स्केलर प्रोडक्ट यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू निकलवाए थे ना। यस सर। हाँ, तो वो क्वेश्चनों से पता चल जाएगा। हमें वर्क निकालना है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है तो एफ डॉट डी निकालेंगे। ओके पावर सर। निकालनी है तो एफ डॉट वी निकालेंगे, है ना। तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा क्या पूछा उसने, है ना। बट फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे पावर का फॉर्मूला एफ डॉट बी है, क्यों है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसी तरह और फॉर्मूले अभी इसके भी लिखवाऊंगा कौन कौन से आएंगे। सर एक चीज़ मुझे पूछनी थी, जैसे अगर ये जो ऊपर वाली लाइन हम ए वेक्टर ले लेते और नीचे वाली लाइन बी वेक्टर ले लेते तो ये दोनों उल्टे हो जाते, मतलब माइनस। इसी में हाँ सर, मतलब तो अगर हमें उससे मतलब नहीं तुम क्या ले रहे हो, हमें तो इससे मतलब है कि ए क्रॉस बी लिख रहे हो तो अंगूठे जो है, उंगलियां जो है वो ए से बी की तरफ घूमेंगी। यस ये सर। वेक्टर ए है मान लो, ये तुमने इसको वेक्टर ए बोला, इसको बी बोला, और तुम कह रहे हो ए क्रॉस बी निकालो, तो ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। सर यस सर। और मतलब ये सर देखना पड़ेगा वेक्टर कहाँ बनाया तुमने। यस सर। सर अभी आप कह रहे थे कि सर जो के कैप होता है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। नहीं, मैंने नहीं कहा था, वो पूछा था आई जे के लेके, मेरे को तो वही पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आई जे के होते हैं, आई जे के। सर तो के जेड एक्सिस होता है ना। हाँ, के जेड एक्सिस होता है। यस सर, थैंक यू सर। तो आई जे के याद रखो। अब ऐसे बीच में बोलने में हो सकता है गलत भी निकला, मैं मना नहीं कर रहा, है ना, लेकिन मुझे पहले ही दिन तुमने बता दिया था, याद कैसे रखो। यस सर, मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर आपने अगर वाई बोला तो। गलत बोला हो कोई दिक्कत नहीं, यस सर। है ना। ये जेड एक्सिस है, उसकी कोई गारंटी नहीं। यस सर, थैंक यू वाई सर। एक्सिस है, उसकी कोई गारंटी नहीं, कहीं भी हो सकता है। अब आ जाओ तुम भाई, ये तो हो गया होता क्या है। अब जो हर्ष भैया की प्रॉब्लम थी कि हमें पता कैसे रहेगा हम क्या कब सॉल्व करेंगे, अब उस पे आते हैं, है ना। इसके क्या है, बहुत आसान बात है। तो मैं कुछ चीजें लिखवाई थी, क्या क्या कैसे कैसे फाइंड करते हैं, वही इसमें करना होता है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। देख रहा हूँ बुक में कहीं दिया है नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, समझा ही देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ऐसे, ये वेक्टर है मान लो ए और ये वेक्टर है बी, ठीक। इसके एंगल बीच में थीटा है, तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये पैरेललोग्राम है, ठीक। ये एंगल थीटा है, तो अब क्या होगा, यदि ये एंगल थीटा है और ये वेक्टर बी है, तो ये तो बी कॉस थीटा होता है, ये बी साइन थीटा होता है। ये मैंने अभी प्रूव भी कर दिया था, बार बार करेंगे नहीं। ऐसे 9th क्लास के हिसाब से याद रखना, एंगल के सामने वाले में साइन आएगा, एंगल के साथ वाले में कॉस आएगा, तो ये बी साइन थीटा हो गया। इसका मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, magnitude of A cross B represents the area of a parallelogram। यदि मान लो हमें एक पैरेललोग्राम ए भी दिया है, इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी कब निकालेंगे, जब हमें एरिया निकालना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ये तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर है। हमें पता कैसे चलेगा, तो ये डेरिवेशन इसीलिए किया है मैंने, हमें कैसे पता चला ए बी साइन थीटा आ रहा है। ये किसका मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ लिखवाया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा किसका, ए क्रॉस बी का। तो ऐसे हमें पता चलता है। तो दो चीजें तो ये लिखो, पहली चीज तुमने लिखी एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो पहली चीज लिख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए मैं कोई चिंता नहीं। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। यदि मान लो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मतलब जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये ट्राइंगल बन गया, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये याद करना पड़ेगा, या तो बुद्धि लगा लो खुद से, जैसे हमने ये बुद्धि लगाई ए बी साइन थीटा, बेस कितना है ए है, हाइट कितनी है बी साइन थीटा, एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, या तो इतनी बुद्धि खर्च करो,
या डायरेक्ट याद कर लो, एडवाइजेबल है याद कर लेना, कितनी बुद्धि लगाओगे। तो एक पहली चीज याद करो, एरिया पैरेललोग्राम निकालना है तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी और उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हाफ इनटू ए क्रॉस बी का मॉडुलस। दो चीज तो ये हो गई, और मैं सोचता हूँ पहले दो ही रख लेते हैं, फिर इसके बाद ये भी सीख लो साथ में। अब ये खुद भी कर पाओगे। यदि मैं तुमसे कहूं कि आई क्रॉस आई निकालना है तो लगाओ बुद्धि कितनी होगी। तुम फॉर्मूला लिखो सीधे, फॉर्मूला क्या है वो ये है, तुम इस पे फोकस करो कि भैया ये फॉर्मूला था ए क्रॉस बी का, क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड निकालो ए का, फिर मैग्नीट्यूड निकालो बी का, फिर साइन दोनों के बीच का एंगल इनटू एन कैप। तो इस पे फोकस करो कि ये एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ओजस भैया गलत लिखा आपने, एक बार दोबारा लिखो। उज्जवल सही है, मतलब मेरे कहने से फॉर्मूले में लगाओ ना, जल्दबाजी जल्दी का काम शैतान का। राघव भैया सही है, जी एक बार फिर दोबारा कैलकुलेट कर लो, विदेशी सक्सेना ठीक है, आयुषी पाठक ठीक, हर्ष जिंदल बिल्कुल ठीक है, काफी होगा सही आया। कुछ नहीं, तुम क्या करो, चीजों को रटो मत, फॉर्मूला लगाओ तुम। तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इनटू साइन थीटा। अब भाई थोड़ी बुद्धि लगाओ, आई का आई के साथ एंगल 0 होता है, एक ही डायरेक्शन एंगल कितना होगा, 0 होगा, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो सब कुछ 0 हो गया। तो लिख लो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे कितना होगा, वो भी 0 होगा, के क्रॉस के कितना होगा, ये भी 0 होगा। अब इसमें बुद्धि लगाओ, आई क्रॉस जे कितना होगा, ये थोड़ी बुद्धि का काम है। आई क्रॉस जे की वैल्यू, उज्जवल भैया दोबारा लिखो, पूरा फॉर्मूला लगाओ। जो बच्चा पूरा फॉर्मूला लगाएगा उसका गलत होने का कोई चांस नहीं है। अभी तक एक भी सही नहीं आया। हर्ष भैया इस बार एंगल 0 नहीं है, सोचो आई और जे के बीच में कितना एंगल होगा, दिमाग लगाओ। अभी जो है थोड़ा ठीक है, ओजस भैया आपकी से थोड़ा ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। जी इसमें वेक्टर की वैल्यू और, लेकिन अब सही आ गया, विदेशी सक्सेना सही है, आयुषी पाठक ठीक है, 2 के सही हुए। चलो तुम समझो, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में थोड़ा सब बातें आती हैं। तुम बस ये देखो, समझना यहाँ के बाद समझ में नहीं आए तो रोक देना। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो तुम्हें पता चल गया है ना। अब बात थी आई क्रॉस जे की, तो इसको अगले पेज पे करता हूँ साफ सुथरी जगह। देखो हमें निकालना क्या है, आई क्रॉस जे निकालने की बात थी। आई का मैग्नीट्यूड लिख लो, यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें ध्यान रहे हम क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी, फॉर्मूला उतारो, एक एक करके वैल्यू रख दो सबकी, इसके पिताजी भी निकलेंगे। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इनटू एन कैप, ये था। तो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। मॉडुलस ऑफ ए 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ जे 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इनटू साइन, भाई मेरे एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस मान लो थोड़ी देर के लिए, हम मान लें ये वाली, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। या ऐसे लिख देता हूँ, इसको वाई लिख देता हूँ, इसको जेड लिख देता हूँ, तो अंगूठा सही घूमेगा तुम्हारा, नहीं तो अंगूठा घुमाने में दिक्कत आएगी, है ना, इसलिए ऐसा कर दिया। अब क्या है, साइन, यदि मान लो इधर आई है इधर जे है, तो इनके बीच में तो 90 एंगल होता है। आई और जे क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90, तो साइन 90 देखो। बस ये पंगे वाली चीज थी। अब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो अंगूठा तुम्हारा जेड एक्सिस की तरफ आ जाएगा। भाई तीन ही प्लेन है ना, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, उसके परपेंडिकुलर जेड है। तो यदि तुमने ऐसे अंगूठा लिया और जमीन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, तो एंगल आएगा जेड, जेड का मतलब जी।
आई जे के आ गया, तीसरा वाला आ जाता है। एक बार फिर से सुनो, आई क्रॉस जे, आई इधर है, जे इधर है। यदि तुम फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमा के देख लो, तो ये अंगूठा इधर आएगा, किस एक्सिस की तरफ आएगा, जेड एक्सिस की तरफ। जेड एक्सिस पे क्या होता है, के होता है, इसलिए के आ गया। अब समझ में आ गया? ठीक। उजर भैया पूछना है कुछ? सर अगर जे से आई होता तो मतलब फिर उल्टा करते। तो माइनस के हो जाएगा, वो भी लिखवाऊंगा। यस सर। अब फाइनली देखो समझ में आ गया, बहुत अच्छा। नहीं तो इतनी बात तो समझ में आती है कि आई और जे के परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो कौन सी होती है, जेड एक्सिस। उसके अलग यूनिट वेक्टर के हो गया, तो के आंसर हो गया। ठीक। अब तुम ये ध्यान रखो, यदि मान लो आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो हो गया, और साइन जीरो की वैल्यू वो जीरो होती है। लेकिन यदि आई और जे है तो परपेंडिकुलर हो गए तो के आएगा। ऐसे याद कर लेना, आई जे के, साइक्लिक ऑर्डर में याद कर लो, ऐसे ऐसे और ऐसे। मतलब क्या हुआ, यदि आई जे लेना है, आई क्रॉस जे, तो तीसरा वाला आएगा के। यदि जे क्रॉस के लेना है तो आएगा तीसरा वाला, यानी कि आई। यदि के क्रॉस आई लेना है, ये ध्यान से देख लेना, के क्रॉस आई, के से आई की तरफ, तो आएगा जे। ऐसे होता है। ठीक। अब जो इसने पूछा था ओजस भैया ने, तो उसमें आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। है ना? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यदि मान लो जे क्रॉस आई करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस के आ जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में तो प्लस, ऑर्डर टूट गया तो फिर नेगेटिव आता है। जे क्रॉस आई उल्टा हो गया तो माइनस के आएगा। ऐसे ही के क्रॉस जे लेंगे तो माइनस आई आएगा, आई क्रॉस के लेंगे तो माइनस जे आएगा, तो नेगेटिव में आ जाएंगे। ये तो इसकी बात हो गई। अब बस एक लास्ट चीज सिखानी रह गई है, वो थोड़ी मुश्किल सी है, तो उसको सोचता हूँ कैसे सिखाऊं। इसमें तो कोई डाउट हो तो हाथ उठा लेना अभी भी। आई जे के, ये ऑर्डर बना लेना, आई जे के, आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, आई फिर इसको लोगे के क्रॉस आई तो जे आ जाएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा। ये साइक्लिक होता है, और ऑर्डर बदल दोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के आई जे के बारे में। अब आती है इकलौती एक बात, इसको समझाया कैसे जाए, वो थोड़ा मुश्किल वाली बात है, कोशिश करता हूँ। ये लिख लो, ए क्रॉस बी, ये सीबीएसई वालों की समझ में ज्यादा आसानी से आएगा, क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। इज इक्वल्स टू होता है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट। मैथ्स में पूरा एक चैप्टर आएगा, दोनों बोर्ड में, आई कैप जे कैप के कैप। पहला तो ये लिख लेते हैं, ये फर्स्ट रो बना ली हमने। वेक्टर ए की वैल्यू यही हुई है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी क्या है। सीखना तो पड़ेगा, रादर सीखने की जगह मैं वर्ड यूज करूँ, रटना तो पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर है ना। डिटरमिनेंट जिनको निकालना आता है वो अभी किसी को आता नहीं होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा उनसे। लिख लो, वेक्टर ए को लिखते हैं ऐसे, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये तो वेक्टर ए है। वेक्टर भी ऐसे होता है, मतलब क्वेश्चन करोगे तो इनकी जगह तो नंबर लिखे मिलेंगे, वो आज करेंगे भी एक हम। b1i प्लस b2j
प्लस B3 के, ये दूसरा वेक्टर। अब हमें A क्रॉस B निकालने के लिए पहले एक डिटरमिनेंट, दो डंडे खींच देते हैं, इसमें IJ के लिख के हम यहाँ लिखो पहले A है तो A के कंपोनेंट A1 A2 A3, फिर B के कंपोनेंट B1 B2 B3, ऐसे लिखते हैं। अब साथ के साथ तुम्हें इसका आंसर लिखना है। वेक्टर ए दिया है 2i माइनस 3j माइनस के, ये वेक्टर ए दिया है। वेक्टर बी दिया हुआ है j प्लस के। तुमको ए क्रॉस बी को लिखना है इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। करो कोशिश, दो डंडे खींच दो और 3 लाइनें लिखो। आंसर में मत लिखना, बस अपने लिख के रख लो, फिर मैं मिलाऊंगा, उससे चेक कर लो। चेक करो, पहले तो लिख देंगे IJ के, ये तो एक काम हो गया। अब पहले ए वेक्टर है, यहां पे देख लेना क्या है, पहले ए है तो पहले ए आएगा। ए के कंपोनेंट पहला क्या है 2 है तो 2 लिख दो, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला -3 और के नीचे के वाला कितना है -1। फिर इस पे आ जाओ बी, आई है ही नहीं, जो चीज नहीं होती इसको जीरो बोलते हैं, तो भैया इंपॉर्टेंट बात है, ये जीरो आ गया। फिर जे के आगे 1 और के आगे 1। ये यदि तुमने लिखा है तो समझो काफी कुछ सीख गए। अब रटने वाला काम रह जाएगा, वो अभी बताता हूं। ठीक है, अब ये क्या होगा इसका आंसर वो बताता हूँ। ये हटा दिया, ये चीज गायब कर दी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे तो ये डिटर्मिनेंट है, मैथ्स में पूरा एक चैप्टर है इसका, है ना। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला था मैथ्स 12th तक के सब्जेक्ट में दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। क्या क्या नहीं करवाते हैं। अब बेचारे को 12th की मैथ्स नहीं आती होगी तो नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें मैथ्स पूरी घुसी हुई है, बस केमिस्ट्री नहीं घुसा रखी है ना। नहीं तो वो भी याद करवा देते डेफिनेशन। तुम भैया इसका ये वैल्यू आएगी, पहले लिखेंगे आई ब्रैकेट, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे ना, 9th क्लास में उन्होंने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन्हें तो जल्दी समझ में आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे A2 B3 फिर माइनस A3 B2, उसमें नीचे लिख के देना, ऊपर लिख दिया। फिर लिखेंगे -j, चाहो तो +j भी लिख सकते हो, -j। अब इसमें j वाले को छोड़ देते हैं, जब i वाला लिखते हैं तो i को काट देते हैं, ये कट गया। ठीक, अब इसमें j वाले को काट देंगे, इसी में काटता हूं, है ना। j वाले को काटने का मतलब ये हट गया। अब इसमें ऐसे लेंगे, j वाला तो हट जाएगा, j का मतलब ये गायब, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ। A1 B3, ये B3 है तो ब्रैकेट लगा के लिख दो A1 B3, फिर लिखेंगे माइनस A3 ये वाला इंटू B1,
बट ध्यान ये रखना कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि A1 B3 यहाँ माइनस लगा दिया बाहर, तो सीधे ऑर्डर में चले A1 का B3 के साथ, A3 का B1 के साथ। अब आ जाओ प्लस के तीसरा वाला, के वाले में के को भूल जाओ, मतलब के वाले में के को भूल जाओ, मतलब के की अब बात खत्म, के को छोड़ दो, ये हट गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई तो आएगा A1 B2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई A2, ये वाला A2 B1। अब ये कैसे याद करोगे, याद करो, है ना। इसमें कोई डाउट होगा तो सोचेंगे, लेकिन फॉर्मूला है ये, ऐसे मान लो तुम, एक बार लिख के देख लो दोबारा से, और हो जाए तो पहले वाला जो क्वेश्चन था, हटा दिया क्या मैंने क्वेश्चन, हटा दिया। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये थोड़ा छोटा कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम formed by two vectors, वेक्टर ए की वैल्यू ये है 2i माइनस जे माइनस के, एंड वेक्टर बी की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के, है ना। ये दो वेक्टर है, इनसे एक पैरेललोग्राम बनता है। तो तुम तो बाहर में जाते हो तो पैरेललोग्राम को तुम a क्रॉस b निकाल के बता दो कितना आ रहा है, फिर बाद में सोचेंगे। उज्जवल भैया बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर ये आई फिर जो आपने ब्रैकेट में लिखा है फिर सर माइनस जे और फिर ब्रैकेट में फिर सर प्लस के, तो सर ये माइनस जे और प्लस के सर दोनों ही माइनस है, दोनों प्लस क्यों किए सर? नहीं, इसको प्लस कर दो तो यहाँ उल्टा कर देना, मतलब इसको यदि प्लस कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लगा दिया। कई बुक में यहाँ प्लस लगा होगा तो ये अंदर की चीज उल्टी कर देंगे, फिर उसमें ऐसे करेंगे A3 B1 और ऐसे उल्टा घुमा देंगे। इसका इससे प्लस कर, बुक में थोड़ा बात लिखा वही है। है। लेकिन ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बता संभव नहीं है, ये तो डिटरमिनेंट अंकल के पिताजी बता पाएंगे। ओके मुझे पता डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आता है। तुम अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो, देख देख के फटाफट। तुम भाई आंसर जो बच्चों ने लिखा है वो लिखा है -3i + 3k, ठीक है, 2 ने लिखा है। लेकिन मुझे पता नहीं यहीं से अगला बार शुरू होगा, आज नहीं हो पाएगा अभी, अगली बार यहीं से शुरू करेंगे शुरुआत में, फिर दूसरी चीज शुरू करेंगे। कुछ ने लिखा है वाई डिटरमिनेंट इज यूज्ड, इसका तो कोई जवाब नहीं है भाई, है ना। तुम चाहो तो डिटरमिनेंट लगाओ ही मत, डायरेक्ट याद कर लो, वो भी तुम्हारी मर्जी के ऊपर चल जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि तुम डिटरमिनेंट लगाओ ही मत, तुम बस डायरेक्ट ये याद कर लो, भाड़े में जानते इसको भूल जाओ, क्या तो छोड़ दो, हम नहीं गए यूज कर रहे, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला कैसे आएगा वो बता सकता हूँ, तुम इसको ऐसे करना A क्रॉस B। आज मेरा मन नहीं था इतना लंबा काम, हर चीज को यार कितना सीखोगे, वाई लगाते रहोगे तो फिजिक्स ही भूल जाओगे, क्योंकि समझ में तो अंत में आना नहीं है कुछ भी। A1i, अब जिसने y का है वो अपने घर पे कर लेगा अपने आप ही, इनटू फिर B1, ठीक है, B1i प्लस B2j प्लस B3k। मैंने कहने को उसमें कराया था ये डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ हिम्मत नहीं थी। तुम 9 बार मल्टीप्लाई कर लेना खुद से, कितनी बार, 9 बार, तो ये कट जाएगा, पहले वाला लिख दे रहा हूँ, कट जाएगा A1 B1 i क्रॉस i, ये कट गया, ठीक है। तो इस तरह के टर्म बचेंगे, समझ गए ना। तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो वाई खत्म हो जाएगा, डिटरमिनेंट को माचिस लगा दो यहाँ से, याद ही मत रखो डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है। ये इसलिए बताया था जिससे एक आसान तरीका है,
नहीं तो ये पूरा फॉर्मूला याद कर लो, दोनों तरीके से सिखा दिए। दूसरे वाले में क्या आएगा वो भी लिख देता हूँ, A to J ये वाला, फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, I के साथ, इसका ले रहा है इसके साथ, इस वाले का इस दूसरे वाले के साथ, तो आएगा A1 B2 I क्रॉस J, ये आ गया। अब I क्रॉस J कितना होता है, K होता है। तो इस तरह से फॉर्मूला बना है, शायद बुक में लिखा होगा, बुक में से देख लेना, ठीक है ना। तो ये Y का आंसर था, बट डिटरमिनेंट से याद कर लो, वो ज्यादा बेटर है, वो पूछेगा नहीं कैसे आया। आज दूसरा बैच है, इसलिए भैया काम खत्म, बाकी इसी से बात करेंगे, यहीं से शुरू, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट तक का काम हुआ है, लेकिन क्वेश्चन रह गए हैं अभी। एक जना मैसेज भेज देना तो वर्कशीट भेज दूंगा मैं, उसके क्वेश्चनों की जिनके पास बुक नहीं है उनके काम आ जाएगी।